रिमोट जॉब कर रहे हो और नॉर्मली जो वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आपको क्या लगता है, क्या फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टार्ट करने के लिए रिमोट जॉब? तो आप बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स है लाइक टॉपटेल है एक, उसके अलावा एंडेला है एंड देन ट्यूरिंग.com। तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपने पोर्टल्स बताए, और रेज्यूमे अगर राइट। कंट्री स्पेसिफिक है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल रेज्यूमे भी चल जाएगा रिमोट जॉब के लिए। नहीं, एक्चुअली रिमोट जॉब्स में आपका एक डिफरेंट सिनेरियो प्ले करता है, तो उसमें आप अपना रेट खुद सेट करते हो कि सपोज आप अपना आवरली एक पे रेट होता है कि आप बताओगे कि मैं इस रेट पे वर्क करता हूँ, तो आप 50% ऑफ आप अपनी इनकम का एज एन एक्सपेंस शो कर सकते हो जो कि टैक्स फ्री है। बट जब आप बाहर काम करोगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में आपको चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट टीम्स के साथ आप वर्क करोगे, डिफरेंट टूल्स पे करोगे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में वर्क करोगे। तो हाँ, मतलब लर्निंग कर्व थोड़ा हाई है। इंडियन के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो आपका नॉर्मल प्रोसेस चलता है। जैसे भी आप मतलब जनरल किसी भी जॉब के लिए करते हो, आपकी पहले एचआर से स्क्रीनिंग होगी या टेक्निकल राउंड्स होंगे, और जैसे हमारे यहाँ चलता है वैसे सेम ही उसमें चलता है। अगर आप टैलेंट पार्टनर के थ्रू जा रहे हो तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक जो कॉमन हमारी स्किल्स होती है कम्युनिकेशन, उसका क्राइटेरिया थोड़ा हाई होता है, क्योंकि रिमोटली अगर आप वर्क कर रहे हो तो कम्युनिकेशन लेवल आपका थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। तो थोड़ा लाइफ में और फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो तो आप मतलब लुक ऑन कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है मनीष, जो कि एक सीनियर एस्टेट है और उनको 9+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि रिमोट जॉब क्या होता है, अगर हमको रिमोट जॉब करना है तो हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, रिमोट जॉब में कितनी सैलरी मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल जॉब। तो आज का पॉडकास्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग मनीष के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो ओवर टू यू मनीष। हाय सिद्धार्थ, पहले तो थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो मुझे टोटल 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है। स्टार्टिंग मैंने अपनी करियर की थी एक चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से एज ए मैनुअल टेस्टर। देन मैंने ऑटोमेशन में वर्क किया। उसके बाद मैंने मूव ऑन किया एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। वहाँ पे मैंने एज एन एस्टेट वर्क किया है, सीनियर एस्टेंट। देन आई गॉट प्रमोटेड टू एस्टेट लीड। उसके बाद मैंने रिमोट वर्क स्टार्ट किया। तो लास्ट 2.5 years से मैं रिमोट वर्क में हूँ। और अभी लेटेस्ट जो मेरा क्लाइंट है वो है अकामाई, अकामाई टेक्नोलॉजीज। तो मनीष, जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में बोला कि आप रिमोट जॉब करते हो, तो मुझे एक बात बताओ, आप जो रिमोट जॉब कर रहे हो और नॉर्मली जो वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जनरली जो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होता है, उनके ऑफिसेज जो हैं वो हमारे टाउन में होते हैं या नियर टू आवर टाउन होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली होगा कि एटलीस्ट सेम कंट्री में होते हैं। बट रिमोट जॉब्स में ज़रूरी नहीं है कि जो आपका ऑफिस है, वर्क ऑफिस है, वो आपकी कंट्री में हो या आपकी नियरेस्ट लोकेशन पे हो। वो जनरली क्या होता है, आपके यूएस बेस्ड कंपनीज होती हैं या फिर यूरोपियन बेस्ड कंपनी है, जहाँ पे आप फिजिकली नहीं जा सकते, एक्सेसिबल नहीं है आपके लिए उतना, और आप रिमोटली वहाँ से वर्क करते हो। सब कुछ आपको रिमोटली ऑपरेट होता है। वर्क फ्रॉम होम में जनरली क्या रहता है कि अभी कोई पेंडेमिक था, कोविड था, तो हमें अपॉर्चुनिटी थी वर्क फ्रॉम होम की। अब धीरे धीरे हाइब्रिड वाला कल्चर भी है, तो आपको अ, जरूरी नहीं है कि डेली, बट कभी ना कभी क्वार्टरली या वीकली एक बार ऑफिस जाना पड़ता है। तो दैट्स द मेजर डिफरेंस। ओके, रिमोट में कंप्लीट रिमोट है, मतलब आप हमेशा किधर से भी काम कर सकते हो। राइट, राइट। मतलब मैक्स अगर आपको कभी होगा तो कुछ ट्रेनिंग्स के लिए या समथिंग लाइक दैट, बट मोस्ट प्रोबेबली वो भी बहुत रेयर होता है। मोस्टली आप रिमोटली ही वर्क करते हो, आप अपने घर से या फिर आप ऑफिस ले सकते हो कुछ भी, बट आपको ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ता। तो नॉर्मली जैसे रिमोट जॉब की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ डेवलपर ही कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्यूए भले वो फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस हो, क्या वो रिमोट जॉब स्टार्ट कर सकता है? हाँ, एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है कि डेवलपर ही कर सकते हैं। अब ऑलमोस्ट हर स्ट्रीम में अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो आप रिमोट वर्क भी कर सकते हैं। मतलब अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है ऑफिस जाने की, तो इट्स समथिंग सेम ही है कि आप रिमोट जॉब कर रहे हो या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी की लोकेशन कहाँ पे है और आप कैसे वर्क करते हो। तो अगर पॉसिबिलिटी है तो आपकी डेजिग्नेशन से कुछ लेना देना नहीं है। आप डेवलपर हो, आप क्यूए हो, डेवऑप्स हो, तो आप रिमोटली वर्क कर सकते हो उसमें। अच्छा, और ये रिमोट जॉब मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है कि परमानेंट होता है?
ये बेसिकली डिपेंड करता है। जनरली जो बाहर की कंपनियाँ होती हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस ही जॉब देती हैं, क्योंकि डायरेक्टली परमानेंट जॉब देना उनके मतलब लीगल इश्यूज़ के थोड़ा कंप्लायंसेस रहते हैं कि कैसे होगा, कैसे नहीं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही रहता है। और बाहर की जो कंपनियाँ होती हैं, वो मोस्टली मतलब यूएस में कॉन्ट्रैक्टिंग का एक बहुत कल्चर है, यूरोप में कॉन्ट्रैक्टिंग का एक बहुत कल्चर रहता है। तो वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 मंथ या 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। जनरली मिनिमम 1 ईयर या 6 मंथ तो एटलीस्ट मिनिमम है। तो उस टाइप से आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और वो पॉसिबिलिटी होती है कि रिन्यू हो जाएगा अगर आपका वर्क रिक्वायरमेंट्स हाई है तो। ओके, तो नॉर्मली आपने जैसे कि 2.5 साल एक्सपीरियंस है किया है रिमोट जॉब में, तो आपको नॉर्मली क्या 6 महीने के बाद एक्सटेंड हो जाता है कि नहीं, 6 महीने के बाद अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो फिर हमको नया जॉब ढूंढना पड़ता है? बेसिकली ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्लाइंट पे। अगर आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही 6 मंथ की है, तो वो आप 6 मंथ में आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा। बट समटाइम्स क्या होता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है 3 इयर्स, 4 इयर्स की, बट एक जैसे हम रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो एक मिनिमम होता है ना, टेन्योर की 11 मंथ्स का रहेगा, वो फिक्स्ड है, फिर उसके बाद रिन्यू कराते रहना पड़ेगा। इट्स समथिंग लाइक दैट कि मतलब आपका इनिशियली 6 मंथ या 1 ईयर का सेट होगा। अगर आपका वर्क रिक्वायरमेंट है, उनको रिक्वायरमेंट आप अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो रिन्यू करते रहेंगे जब तक उनको रिक्वायरमेंट रहेगी। करेक्ट, मतलब ये ऐसा है कि उनको 6 महीने के लिए रिक्वायरमेंट है टेस्टिंग सर्विसेज की, तो वो आपको हायर कर राइट, रहे हैं और आपको 6 मंथ के लिए टेस्टिंग सर्विसेज उनको प्रोवाइड करोगे। एग्ज़ैक्टली। तो मनीष, जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, समझो कि मुझे रिमोट जॉब में इंटरेस्ट आ रहा है, तो आपको क्या लगता है क्या फर्स्ट स्टेप रहेगा स्टार्ट करने के लिए रिमोट जॉब? मतलब क्या कोई पोर्टल्स यूज करना पड़ेगा या कैसे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ रिमोट जॉब से? बेसिकली बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ जिसके थ्रू आप रिमोट जॉब्स ले सकते हैं। लिंक्डइन एक मेथड है जहाँ पे आप डायरेक्टली रिमोट जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे थर्ड पार्टी आप कह सकते हो कि टैलेंट वेंडर्स होते हैं, जो कि आप वहाँ पे साइन अप कर लो एज एन टैलेंट, और वो आपको पोटेंशियल क्लाइंट के साथ मैच कराते हैं। और उसके बाद जब आपके अगर क्लाइंट के साथ क्लाइंट को मतलब आपका वर्क पसंद आता है, क्लाइंट आपको ऑनबोर्ड कर लेता है, तो उनका कुछ पार्ट ऑफ स्मॉल कमीशन होता है, एंड आप उसके बाद रिमोटली वर्क कर सकते हो। बिकॉज़ मेन इश्यू क्या आता है कि आपको क्लाइंट नहीं पता होता कहाँ पे रीच करना है, तो आप बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं लाइक टॉपटेल है एक, उसके अलावा एंडेला है, एंड देन ट्यूरिंग.com। तो ठीक हाँ। है, तो ये पोर्टल्स हैं जिनके थ्रू आप रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहाँ से आपको रिमोट जॉब्स मिल सकती हैं। ओके। और नॉर्मली क्योंकि हम लोग रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग रिज्यूमे भी बनाएंगे, तो आप लोग सेम रिज्यूमे यूज कर सकते हो जो नॉर्मल जॉब के लिए बना रहे हैं, कि हम लोग रिमोट जॉब के लिए थोड़ा स्पेसिफिक और रिज्यूमे बनाना पड़ता है? ओके, सो जब आप किसी टैलेंट पार्टनर या टैलेंट नेटवर्क के थ्रू आप जब भी अपना क्लाइंट को रीच आउट करते हो, तो आपकी एक प्रॉपर प्रोफाइल क्रिएट होती है उस टैलेंट नेटवर्क पे। सो सबके अपना अपना क्राइटेरिया होता है, उसमें आप अपने वर्क प्रोफाइल बनाते हो, अपने एजुकेशन प्रोफाइल और कंप्लीट प्रोफाइल होती है, और वो रिव्यू की जाती है एडिटर्स से। और जब आपकी प्रोफाइल मैच हो जाएगी, तो वो रिज्यूमे और वो प्रोफाइल शेयर किया जाता है टैलेंट पार्टनर के थ्रू ही। आपको उसमें खुद से कुछ मतलब अपना अलग से पैटर्न या कोई मेथड अपना खुद से नहीं लगाने की ज़रूरत है, वो टैलेंट पार्टनर आपका अ, हैंडल कर लेता है। बट अगर आप डायरेक्टली लिंक्डइन पे या कहीं से रीच आउट कर रहे हो, तो जनरली मतलब आपका जो नॉर्मल रिज्यूमे होता है वही वर्क करता है। बट अगर कोई कंट्री स्पेसिफिक है, लाइक जर्मनी में कुछ समटाइम्स की मतलब उनका रिज्यूमे का डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज़्म है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट मैकेनिज़्म है, और आप किसी कंट्री स्पेसिफिक जाना चाहते हो, तो फिर आप उनकी कंट्री का एक टेम्पलेट निकाल सकते हो और उसपे रिज्यूमे बना सकते हो। बट आपका जो नॉर्मल हम रिज्यूमे यूज़ करते हैं, उसमें डिटेल्स होनी चाहिए और वो वर्क करता है। ओके, तो स्टार्ट करने के लिए हम लोग को पोर्टल्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो-जो आपने पोर्टल्स बताए, और रेज़्यूमे अगर हाँ, राइट, कंट्री स्पेसिफिक है तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो नॉर्मल रेज़्यूमे भी चल जाएगा रिमोट जॉब के लिए भी। एग्ज़ैक्टली। तो इसके बाद समझो कि कोई स्पेसिफिक टूल्स हमको आने चाहिए क्या रिमोट जॉब के लिए? क्योंकि नॉर्मल जॉब के लिए तो एक जेडी होता है जिसके बेसिस पे हम लोग एक हायर करते हैं कि ये स्किल्स आ रहे हैं तो हम लोग हायर कर लेंगे। तो सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है रिमोट जॉब के लिए या फिर कोई स्पेसिफिक टूल्स हमको आना चाहिए, उससे रिमोट जॉब इज़िली मिल जाता है?
सेम ही क्राइटेरिया होता है, मतलब जैसे हमें नॉर्मल जॉब में होता है एक जेडी मिलता है, वैसे ही रिमोट जॉब में भी आपको एक प्रॉपर जेडी मिलेगा। क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, कौन से टूल्स पे वो वर्क करता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप किस किस चीज़ पे आपको वर्क करना है। तो सेम जो टूल्स हम यूज़ करते हैं मोस्टली वही टूल्स बाहर भी यूज़ होते हैं। आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन से टूल्स हैं जिनकी डिमांड हाई है बाहर के मार्केट में, या आप बोल सकते हो इंटरनेशनल मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड हाई है, तो उस पे आप वर्क कर सकते हो। बट इट्स मतलब कुछ अलग नहीं है, सेम ही चीज़ें हैं, आपको उन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा और सिमिलर वे में आपको एक जेडी मिलेगा, आप उसी के बिहाफ पे आपका इंटरव्यू होगा और सब कुछ होता है और प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम रहता है, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आता। ओके। तो क्योंकि आपने जो भी पोर्टल्स पे बोले, जैसे कि नौकरी एक पोर्टल होता है, वहाँ पे हम लोग जाके देख सकते हैं कितने जॉब्स और क्या-क्या स्किल्स चाहिए। वैसे ही आपने जो-जो पोर्टल्स बोले, वहाँ पे जाके हम लोग देख सकते हैं कि किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है, उसके हिसाब से हम लोग वो स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं और रेज़्यूमे में मेंशन कर सकते हैं। उससे थोड़ा ईज़ी हो राइट। जाएगा रिमोट जॉब मिलना, करेक्ट? हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो जनरली पोर्टल के ऊपर आप ब्राउज़ कर सकते हो कि कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कौन से क्लाइंट्स दे रहे हैं और उनका जेडी क्या है। तो उसके बिहाफ़ पे अगर आपको कोई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है या कुछ एडिशनल स्किल्स चाहिए तो वो आप एक्वायर कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। उसके साथ-साथ मतलब एक जो कॉमन हमारी स्किल्स होती है कम्युनिकेशन, उसका क्राइटेरिया थोड़ा हाई होता है क्योंकि रिमोटली अगर आप वर्क कर रहे हो तो कम्युनिकेशन लेवल आपका थोड़ा-सा बेटर होना चाहिए क्योंकि आप इन पर्सन मीट नहीं करोगे किसी से, तो जो कह सकते हो कि मतलब चीज़ें रिफ्लेक्ट एग्ज़ैक्टली हों जो भी आप करना चाह रहे हो, तो उसके लिए कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा हाई होना चाहिए। ओके। और लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं आता ना कि अगर समझो क्लाइंट जर्मन का है या कोई और क्लाइंट का है, तो हमको वो लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, इंग्लिश से काम चल जाता होगा? हाँ, राइट। मोस्टली जितनी भी कंपनीज़ है कहीं की भी हो इंग्लिश उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। बट कहीं-कहीं अगर आपका लोकल लैंग्वेज में कुछ सपोज़ यूज़ है या फिर उनकी एप्लीकेशन लोकल लैंग्वेज में है, तो आपको थोड़ा बहुत कहीं हो सकता है बट जनरल कम्युनिकेशन जो रहता है वो इंग्लिश में ही होता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि मतलब वो वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं बट आप अगर आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट हैं तो आप एलिजिबल है एक तरह से। ओके। तो हम लोग ये सब करेंगे, उससे हमारा रेज़्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और हम लोग को इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ जाएगा। लेकिन एक इंटरव्यू प्रोसेस भी अलग हो जाता है। तो मुझे एक बात बताओगे कि रिमोट जॉब में इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है कंपेयर टू नॉर्मल जॉब? सेम होता है कि उसका प्रोसेस अलग होता है? सेम है फिर मतलब वही 2 तरीके से आप जा सकते हो अगर मतलब फर्स्ट अगर आप डायरेक्ट लिंक्डइन से के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो फिर वो आपका नॉर्मल प्रोसेस चलता है। जैसे भी आप मतलब जनरल किसी भी जॉब के लिए करते हो आपकी पहले एचआर से स्क्रीनिंग होगी या टेक्निकल राउंड्स होंगे और जैसे हमारे यहाँ चलता है वैसे ही सेम ही उसमें चलता है। अगर आप टैलेंट पार्टनर के थ्रू जा रहे हो तो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। जब आप किसी टैलेंट नेटवर्क का पार्ट बनते हो, जैसे सपोज़ आप एंडेला या फिर आप टॉपटेल के लिए अप्लाई करोगे, तो पहले आपका एक स्क्रीनिंग राउंड होगा जो कि इंटरनली असेस किया जाएगा उस टैलेंट नेटवर्क के थ्रू। उसके बाद आपको पोटेंशियल क्लाइंट दिखाए जाएँगे कि ये क्लाइंट्स हैं, उनके लिए आप अप्लाई करोगे, आपकी प्रोफाइल्स शेयर होंगी। सपोज़ कोई आज एक सीनियर एसडेट के लिए एक पोजीशन ओपन है किसी क्लाइंट के पास, तो उसको 3 टू 4 सीनियर एसडेट्स की प्रोफाइल शेयर की जाएगी, फिर वो इंटरव्यू शेड्यूल करेगा, जो उनको प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होंगी। फिर देन एक क्लाइंट इंटरव्यू होता है। मैक्सिमम मतलब 2 या 3 ही राउंड होते हैं क्लाइंट इंटरव्यू के और मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि मतलब एक राउंड में भी वो कवर अप कर लेते हैं कि टेक्निकल प्लस आपका बिहेवियरल राउंड और उसी में आपका सब कुछ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे सैलरी नेगोशिएशंस नहीं होती, सब कुछ जो आपकी चीज़ें हैं वो हैंडल करता है जो आपका टैलेंट पार्टनर है, टैलेंट नेटवर्क जो बीच में आता है, वही सब कुछ हैंडल करेगा तो आपका बस 1 या 2 ही राउंड होंगे जिसमें कि आप परफेक्टली फिट हैं, यही सब कुछ असेस किया जाएगा क्लाइंट के थ्रू। तो इसमें नॉर्मली फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड टैलेंट पार्टनर लेते हैं और फिर फाइनल राउंड क्लाइंट रहते हैं कि सब राउंड्स क्लाइंट ही लेते हैं? नहीं फर्स्ट आपकी एक बेसिक स्क्रीनिंग होगी जो कि आपका टैलेंट पार्टनर लेगा, जो टैलेंट नेटवर्क वाले इंटरनल असेसमेंट करते हैं। उसमें सम टाइम मतलब एक कोडिंग राउंड भी हो सकता है, पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ पे कि वो किस तरीके से मतलब आपको ऑनबोर्ड कर रहे हैं। फिर एक बार जब आप ऑनबोर्ड हो जाओगे तो उसके बाद सपोज़ आपको पहला क्लाइंट 2 या 3 महीने के बाद मिला, आपका फर्स्ट इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, फिर क्लाइंट को का जो प्रोसेस है वो 1 या 2 इंटरव्यू में वो उसको क्लियर आउट करते हैं। ओके। और इंटरव्यू के राउंड्स की डिफिकल्टी कैसे होते हैं? मतलब ईज़ी होता है, मीडियम होता है, डिफिकल्ट होता है? और मोस्टली वो लोग क्या फ़ोकस करते हैं इंटरव्यू राउंड्स में?
जनरली तो वही रहता है जो भी आपका जेडीए, अगर मान लो आपको रिक्वायरमेंट ऑटोमेशन से रिलेटेड है तो वो आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज से रिलेटेड चीज़ें होंगी, फिर आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कुछ क्लाइंट्स हैकर अर्थ या हैकर रैंक के टेस्ट भी प्रेफर करते हैं, तो वो क्लाइंट टू क्लाइंट बहुत डिफर होता है, मतलब वेरी करता है कि मतलब आपका क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है और क्लाइंट की कंपनीज में क्या पॉलिसीज हैं। तो सिमिलर है, सपोज़ मतलब जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, गूगल है, अब उन सब के क्राइटेरिया डिफरेंट है, उनके पैटर्न्स डिफरेंट हैं, तो सेम ही होता है। तो वो नॉर्मल जैसे नॉर्मल पर्सन को हायर करते हैं, वैसे ही वो कॉन्ट्रैक्चुअल पोज़ीशन पे रिमोट पर्सन्स को भी हायर करते हैं। तो जो वो उनका जनरल मतलब ऑन रोल होते हैं, ऑन साइट पे जो पर्सन्स होते हैं, सिमिलर इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो उनके रिमोटली वर्क करते हैं। क्योंकि नॉर्मल जॉब में कैसा होता है आजकल ऑटोमेशन टेस्टर के लिए भी कोडिंग ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। मतलब फर्स्ट राउंड में फर्स्ट राउंड में मोस्टली कोडिंग ही फ़ोकस करते हैं। डीएसए आना चाहिए, राइट। पूरा कोडिंग आना चाहिए, तो सेम होता है रिमोट जॉब में। मतलब हमको डीएसए भी आना चाहिए बेसिकली रिमोट जॉब के लिए। हाँ, जनरली क्या होता है कि मतलब अगर आपका ऑटोमेशन से रिलेटेड है तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपसे कोडिंग क्वेश्चंस तो होंगे, बट ज़रूरी नहीं है कोडिंग क्वेश्चन में मतलब लेवल वो डीएसए टाइप वाला लेवल हो। जनरल आपसे भी कोई एक मतलब 1 या 2 प्रोग्राम सॉल्व करा सकते हैं। सम टाइम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होता है कि मतलब आपको कोई एपीआई से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस दे देंगे कि एपीआई हिट करनी है, रिस्पॉन्स से कुछ आपको एक्सट्रैक्ट करना है। या फिर अगर यूआई ऑटोमेशन से रिलेटेड आपका वर्क है, वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो सेलेनियम की या प्लेराइट की एक स्क्रिप्ट आपसे पूछ सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। बट जहाँ पे मतलब अगर आप ऑफलाइन कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, मतलब कह सकते हो कि मतलब मेन जो वर्क फ्रॉम ऑफिस वाली जॉब होती है, अगर वहाँ पे उनका काम ऐसे है कि वो आपसे डीएसए पूछ रहे हैं, तो रिमोट में भी वो डीएसए पूछेंगे ही। ये सिमिलर ये बेसिकली उनके रिक्वायरमेंट पे सेम ही जेडी होगा तो सेम ही क्वेश्चन्स आ सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो नॉर्मली मनीष एक बात बताओ क्योंकि आप रिमोट जॉब कर रहे हो तो नॉर्मली तो क्या होता है हम लोग अगर नॉर्मल जॉब कर रहे होते तो हमको कॉल आता है एचआर का वो लोग बोलते हैं कि व्हाट इज योर करंट सीटीसी उसके हिसाब से हमको हाइक मिलता है। तो रिमोट जॉब में भी हमको जो भी सैलरी मिलने वाली है वो डिपेंड करता है करंट सीटीसी पे वो डिपेंड नहीं करता है करंट सीटीसी पे। नहीं, एक्चुअली रिमोट जॉब्स में आपका एक डिफरेंट सिनेरियो प्ले करता है, तो उसमें आप अपना रेट खुद सेट करते हो कि सपोज़ आप अपना आवरली एक पे रेट होता है कि आप बताओगे कि मैं इस रेट पे वर्क करता हूँ। फिर क्लाइंट रीच आउट करेगा आपसे, उस रेट में नेगोशिएशंस भी हो सकती हैं, उस रेट में मतलब वो अगर वो एग्री करते हैं तो आप उस सेम रेट पे वर्क कर सकते हो। वरना क्लाइंट अपना इट्स समथिंग लाइक कि मतलब आप कोई बिज़नेस करते हो तो आप अपना प्राइस बताते हो कि हाँ, अगर आप मुझे हायर करोगे तो मैं इतना चार्ज करूँगा आपको, और फिर अगर क्लाइंट एग्री करता है तो फिर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट सेट हो जाता है। अ, समटाइम्स मतलब क्लाइंट भी अपना बजट बताता है कि मतलब मैं सपोज़ कि मतलब मैं 20 टू $30 के पर आवर के बीच में ही दे सकता हूँ आपको, कि ये मेरा मैक्स बजट है। तो वो पहले से मतलब रिक्वायरमेंट में होता है। उसका मतलब आपका करंट सीटीसी क्या है, आपने प्रीवियस क्लाइंट के साथ किस रेट पे वर्क किया है, उससे कुछ लेना-देना नहीं होता। ओके। और आप जो ये रेट या प्राइस बोल रहे हो वो हम लोग टैलेंट पार्टनर या जो साइट में हम लोग अपना प्रोफाइल डाल रहे हैं वहाँ पे हमको मेंशन करना पड़ता है। राइट, हाँ, मतलब सब जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट पार्टनर्स हैं, सबके अपना-अपना डिफरेंट वे है कैसे आप अपना पे रेट डालते हो। कुछ मंथली पे रेट पे वर्क करते हैं, कुछ आवरली पे रेट पे वर्क करते हैं, तो वो आप मेंशन कर सकते हो वहाँ पे कि मतलब मैं इतने पे रेट पे वर्क करता हूँ। फिर उसके बाद जब आपका क्लाइंट मैचिंग होगी, तो क्लाइंट के साथ देखा जाएगा कि क्लाइंट कितना दे सकता है। सपोज़ मतलब कोई इंजीनियर है, वो $50 पर आवर लेता है। बट एक क्लाइंट है जो $20 पर आवर ही दे सकता है मैक्सिमम, तो मतलब उनका मैच नहीं कराएँगे वो। तो वो उस हिसाब से सेट होता है ताकि मतलब आपकी स्क्रीनिंग या मैचिंग जो है क्लाइंट के साथ तो ईज़िली हो सके। ओके मतलब टैलेंट पार्टनर कंपेयर करता है आपका रेट और क्लाइंट का रेट देन मैचिंग होती है वो बेसिस पे और फिर वो लोग स्किल्स और एग्ज़ैक्टली। वो हिसाब से मैच करते हैं। ओके। हाँ, राइट, मतलब तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत मिनिमम स्किल्स में हायर रेट माँग लोगे, तो मतलब फिर कंपैरिज़न होगा कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं और लोग हैं, वो किस पे रेट पे और कितने स्किल्स के साथ आ रहे हैं, तो वो वाली चीज़ें हैं। एक स्टैंडर्ड रेट होता है मतलब काइंड ऑफ, तो जो थोड़ा बहुत वेरी करता है 20-30% पर्सन टू पर्सन। क्योंकि हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि रिमोट जॉब में ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू नॉर्मल जॉब में?
वो एक जो हमारी परचेज पैरिटी होती है वो तो जनरली हाई ही है। मतलब अगर आप बाहर देखोगे एक यूएस का जो फ्रेशर या इंजीनियर होता है वो उसकी जनरली मतलब मंथली सैलरी में बताऊं इन डॉलर्स तो वो मिनिमम मतलब 10,000 या $9,000 होती है। और जो कि अगर इंडिया में आप कन्वर्ट करोगे तो बहुत हाई है। तो वो थोड़ा एक एडवांटेज है अगर आप रिमोट वर्क करते हो तो। बट उसके कुछ साइड बैक्स भी हैं, तो वो हम धीरे-धीरे डिस्कस करेंगे। करेक्ट। और रिमोट जॉब में हम लोग को वीकेंड्स के लिए भी पे मिलता है कि उसमें ऐसा होता है कि आपने जितने आवर्स काम किया उतना ही आपको पे मिलेगा? वो क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर करता है। कुछ क्लाइंट्स का क्राइटेरिया है कि वो आपको मंथली रेट पे रखेंगे। सपोज़ कि मतलब उनका एक मंथली रेट है कि हम आपको मंथली सैलरी इतनी देंगे। उसमें आपका वही फुल टाइम जैसे कि मतलब सेम आपका नॉर्मल जॉब में चलता है कि आप 8 आवर्स वर्क करेंगे, ये आपका वर्क टाइमिंग्स हैं। और आपका मतलब जो जनरली वीकेंड्स रहेंगे वो ऑफ रहेंगे। उसमें आपको ऑफ मिलेगा कि मतलब वीकेंड पे आपका ऑफ है और आपका एक फिक्स सैलरी होगी मंथ के एंड में जो आपको क्रेडिट होगी। अ, बट एक दूसरा वे होता है जिसमें कि आपको पे पर आवर होता है कि मतलब आप आवरली रेट पे वर्क करते हो। उसमें जितने आवर्स आप वर्क करोगे उतने आवर्स का आपको पे मिलेगा। वीकेंड्स पे जनरली ऐसा कहीं नहीं होता कि मतलब वीकेंड का आपको अलग से कुछ पे मिले। बट अगर वो आपके टोटल जब आप सैलरी मंथली लोगे तो भी आपके वो आवर्स के हिसाब से ही कुछ रेट सेट करते हैं अराउंड अराउंड कि मतलब जो जनरली हमारा मतलब इंडिया में भी चलता है कि आपकी एक मंथली सैलरी है, वैसे ही वहाँ पे भी मंथली सैलरी चलती है। अगर आपका आवरली रेट है तो फिर आप जितना काम करोगे अगर सपोज 8 आवर्स आपने एक दिन में वर्क किया तो 8 आवर्स के हिसाब से मिलेगा, आपने 2 आवर्स किया तो 2 आवर्स का मिलेगा। नॉर्मली कितने आवर्स होते हैं? नॉर्मली 8 आवर्स होते हैं ना, कि हम लोग उससे कम आवर्स के लिए भी बात कर सकते हैं उनके लिए? अ, वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मतलब कम आवर्स के लिए भी होते हैं। लाइक वो जनरली फ्रीलांसिंग में ज़्यादा होता है। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि मतलब आप 20 आवर्स या 30 आवर्स वीक के ही डिलीवर करोगे, उससे ज़्यादा नहीं करोगे। बट जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्चुअल रिमोट जॉब्स रहती हैं, वो आपकी 40 आवर्स से वीक रहती हैं। अ, ओके। लीव्स एक डिफरेंट चीज़ है कि मतलब आप चाहो तो लीव ले सकते हो, कम आवर्स वर्क कर सकते हो, उसकी आपको पे नहीं मिलेगा। बट जनरल जो होता है आपसे आपका जो वर्क टाइमिंग्स है वो 8 आवर्स पर डे का ही होता है। ओके। और नॉर्मली इसमें सैलरी कैसे पेड होती है? मतलब वीकली होती है, बाई वीकली होती है, मंथली होती है, या फिर वो डिपेंड करता है क्लाइंट का क्या पेमेंट क्राइटेरिया है? हाँ, वो क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है और आपके जो टैलेंट नेटवर्क है उस पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आ रहा है। बट मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो या तो आपको मंथली पे करते हैं या फिर बाई वीकली करते हैं। ओके। और क्योंकि हम लोग को नॉर्मली सैलरी तो अच्छी मिल जाती है, लेकिन आधे से ज़्यादा पैसा हमारा टैक्स में चला जाता है। तो आप ये बता सकते हो क्या कि रिमोट जॉब में टैक्स बेनिफिट्स क्या है और हम लोग उसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं? हाँ, राइट। सो जो रिमोट जॉब्स होती हैं, वो एक डिफरेंट तरीके से वर्क करती हैं। वहाँ पे मतलब जैसे जब आप एक एज़ एन एम्प्लॉयी वर्क करते हो, तो आपको बहुत सारे टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। बट जब आप रिमोट जॉब पे वर्क करते हो, तो आप एक एम्प्लॉयी नहीं होते, आप सेल्फ एम्प्लॉयड काइंड ऑफ थिंग होते हो, तो एक आप आईटी प्रोफेशनल होते हो। तो अगर आपकी ईयरली इनकम 20 लाख से ज़्यादा होती है इंडिया में, तो आपका मैंडेटरी होता है कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ता है क्योंकि आप एज़ ए प्रोफेशनल, एज़ ए बिज़नेस वर्क करते हो उस टाइम पे। तो क्योंकि फॉरेन इनकम आ रही है, तो अगर आपका क्लाइंट इंडिया से बाहर का है, तो 0% जीएसटी मिलता है लगता है आपको। कोई जीएसटी फाइल आपको जस्ट एक रिटर्न फाइल करना होता है, बट आपको कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ता अगर आपका इंटरनेशनल क्लाइंट है तो। क्योंकि गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे मतलब इनिशिएटिव लेती है कि आप बाहर से पैसा इंडिया में ला रहे हो, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। एंड सेकंड टैक्सेशन की बात करें तो जन जैसे हमारा नॉर्मल इनकम टैक्स वर्क करता है, वैसे ही इनकम टैक्स वर्क करता है, बट आप एक्सपेंसेस भी अपने शो कर सकते हो। तो गवर्नमेंट का एक मतलब अच्छा रूल है 44 एडी का जो वो है वो किसी भी मतलब बिज़नेस पे अप्लाई होता है, स्मॉल बिज़नेसेस पे या फिर किसी भी प्रोफेशनल्स पे लाइक डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी पे भी या फिर जितने भी अभी हम फ्रीलांसर्स देखते हैं वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। तो आप 50% ऑफ आप अपनी इनकम का एज़ एन एक्सपेंस शो कर सकते हो जो कि टैक्स फ्री है। और 50% जो आपका होगा वो एक प्रॉफिट की तरह शो होगा जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो उसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है जो हम देते हैं कि लाइक जो भी 5%, 10%, 15% वाले जो स्लैब्स हैं उसी में मतलब आपको वो टैक्स पे आउट करना पड़ेगा।
फर्स्ट केस जो आपने बोला कि अगर इंटरनेशनल क्लाइंट है तो हमको जीएसटी भरना नहीं पड़ेगा, तो रिमोट में मोस्टली राइट। इंटरनेशनल क्लाइंट ही हो गए, तो जीएसटी कभी भरना पड़ेगा ही हाँ। नहीं आपको। एग्जैक्टली exactly. तो बहुत बार क्या होता है कि मतलब रिमोट में या फ्रीलैंसिंग आप करते हो तो जनरल, तो उसमें कुछ आपको इंडियन क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, तो वहां पे आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, 18% जीएसटी लगता है। बट आपका क्लाइंट्स अगर बड़ी कंपनीज हैं तो वो आपको जीएसटी वही आपको देंगे, बट आपको अपने एंड पे करना पड़ेगा। सपोज ओके। आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, कुछ किया, 1 लाख का आपने प्रोजेक्ट किया है, तो आप क्लाइंट से डायरेक्ट चार्ज ही 1,18,000 करोगे, जिसमें 18,000 आपको डायरेक्ट टैक्स पे करना है। वो थोड़ा मतलब सीए वाली थिंग्स हैं कि क्लाइंट भी उस चीज को वापस क्रेडिट करा सकता है, ये शो करके कि मैंने कहीं और मतलब एक सर्विस ली है जिसपे मैंने जीएसटी दिया है, तो वो क्रेडिट हो जाता है, तो आपको क्लाइंट पे आउट कर देता है। ओके। और सेकंड केस में आपने बोला कि 50% एक्सपेंस, तो हमको उतना एक्सपेंस बताना पड़ता है कि अगर हम लोग उतना एक्सपेंस नहीं करें फिर भी 50% हमको टैक्स के लिए बेनिफिट मिल जाएगा। सो राइट, सो इसमें भी वही है कि अभी लास्ट ईयर से जो लिमिट है वो है 75 लैक्स। अगर आप मतलब टोटल आपका ईयरली जो इनकम है वो 75 लैक्स से कम है, तो आप 44 एडी अवेल कर सकते हो, और उसमें आपको कोई ऑडिटिंग की नीड नहीं है, आपको कोई बुक कीपिंग नहीं करनी, आपको कुछ भी नहीं करना। आप डायरेक्ट जाके बोल सकते हो कि 50% मेरा एक्सपेंस था, 50% मेरा प्रॉफिट है, और आप 50% पे टैक्स पे कर सकते हो। अगर आपकी इनकम 75 लाख से बियॉन्ड है, तो आपको एक प्रॉपर सीए रखना पड़ेगा, वो आपकी ऑडिटिंग करेगा, ऑडिट करके आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो क्या क्या है, उनके बिल्स कहाँ हैं, और मतलब फिर थोड़ा आप एज ए जो कंपनी वर्क करते हैं उस तरीके से आपको वर्क करना पड़ेगा। ओके। क्योंकि जैसे आपने बोला इसमें काइंड ऑफ ऐसा हो गया कि मैं मेरा बिजनेस चला रहा हूँ और मैं टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ क्लाइंट के लिए, और एग्जैक्टली। उसके लिए मैं राइट। उसके हिसाब से पे ले रहा हाँ, एग्जैक्टली। तो उसमें मतलब अगर आप चाहो तो आप अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश करके उसके थ्रू वर्क कर सकते हो, बट आप जनरली एक नॉर्मल आईटी प्रोफेशनल के लिए भी एक जीएसटी नंबर लेके डायरेक्ट वर्क कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा हैसल नहीं है। और आप 50% अपना एक्सपेंस दिखाइए, 50% प्रॉफिट पे टैक्स आप पे कर सकते हो। हूँ। ओके। मतलब रिमोट जॉब से हम लोग बेसिकली एक बिजनेसमैन बन गए क्योंकि हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है। राइट। हाँ, फिर आपको एक सेल्समैन भी खुद ही बनना पड़ता है, क्योंकि आपको नए क्लाइंट्स ढूँढने हैं, आप अपना अकाउंट्स भी हैंडल करोगे, तो थोड़ा वर्क कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि आपको मल्टीपल चीज़ें खुद ही करनी पड़ती हैं, रादर दैन कि मतलब जब आप नॉर्मल एम्प्लॉयी होते हो, तो उसमें आपका सब कुछ हैंडल करने के लिए कंपनी में एक सीए होता है, आपको टैक्सेशन भी खुद नहीं करना पड़ता, टैक्स आपका कट जाता है जितना भी होता है, तो वो सब एफर्ट्स यहाँ पे आपको खुद करना पड़ता है। लेकिन वो एफर्ट्स के लिए हमको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं, जैसे 50% राइट। टैक्स माफ हो गया। एग्जैक्टली exactly. आप जीएसटी की रिबेट्स में मतलब ले सकते हो, जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदते हो, सपोज आप लैपटॉप ले रहे हो जो आपके वर्क में यूज होगा, तो उस पे आपको 28% या अ, जितने भी उस पे जीएसटी टैक्सेस है, वो आपका रिफंड आप क्रेडिट करा सकते हो अपने अकाउंट में। ओके। क्योंकि हम लोग बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं तो रिमोट जॉब में भी नॉर्मल जॉब बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हॉलीडे हुआ, पीएफ हुआ, ये सब बेनिफिट्स आपको रिमोट जॉब में भी मिलते हैं। नहीं, जब आप रिमोटली जॉब कर रहे हो तो आप अब एक एज ए बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, तो आपके जितने भी मतलब सपोज आपको एचआरए मिलता है, पीएफ मिलता है, तो ये सब आपका चीजें बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट पे करेंगे एक अमाउंट, जो आपका क्लाइंट होगा या फिर आपका टेनेंट पार्टनर है। आप चाहो तो उसमें से अपने लिए मतलब एज एक सैलरी ड्रॉ करा सकते हो, सैलरी ड्रॉ करके उसमें से आप अपना पीएफ कट कर सकते हो, बट ये कुछ भी खुद से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा वो। अगर आप चाहते हो तो उसका एक बड़ा-सा प्रोसीजर है, बट जनरली मतलब वो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं मिलता है। आपका कोई भी मतलब पीएफ नहीं कटेगा, कोई टैक्स भी नहीं कटेगा, इवन टैक्स भी आपको खुद से फाइल करना पड़ेगा, जैसे एक बिज़नेसमैन करता है। सेम आपको उसी वे में आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। आपका कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। कुछ कंपनीज़ इंश्योरेंस देती है, बट वो भी डिडक्टेबल होता है कि मतलब आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ले लो, बट आप पे खुद ही करोगे उस चीज़ के लिए। बस वो आपको एक कॉर्पोरेट स्कीम में एनरोल करा देंगे, जिसके थोड़े बहुत बेनिफिट होते हैं, बट मोस्टली आपको सब कुछ पर्सनली ही करना पड़ता है। ओके। वो लोग सिर्फ बेसिकली पर आवर का जो प्राइस डिसाइड हुआ है, वो आपके सैलरी में मतलब आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उसके बाद राइट, टैक्स का, राइट। पीएफ का ये सब आपको खुद से देखना है।
हाँ, वो हमें खुद से देखना है। पीएफ मतलब पीएफ को लेने के लिए आपको एक बहुत लंबी प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा। पीएफ अगर आपको पीएफ वाला प्रोसीजर करना है कि मतलब आपको एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, जिसमें आप दिखाओगे कि मैं एम्प्लॉयी हूँ, फिर आप एक सैलरी विथड्रॉ करोगे। अगर आप सैलरी विथड्रॉ कर रहे हो तो फिर आप नॉर्मल चीज़ें कर सकते हो कि मतलब आपको पीएफ लेना है या आपको एचआरए लेना है, वो सब चीज़ें। तो आपको क्या लगता है मनीष के रिमोट जॉब में आपको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है और आपको ज़्यादा सीखने मिलता है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि हर 6 महीने, 12 महीने बाद आपको नया-नया जॉब ढूँढना पड़ता है। तो उसके हिसाब से कंपेयर टू रिमोट क मतलब कंपेयर टू नॉर्मल जॉब जहाँ पे सेम काम ही आप बहुत टाइम करते रहते हो, तो आपको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, ज़्यादा सीखने मिलता है रिमोट जॉब में कंपेयर टू नॉर्मल जॉब में? हाँ, राइट। ये तो मतलब थोड़ा ऑब्वियस ही हो जाता है कि मतलब जब आप रिमोट जॉब करते हो, तो आप एक तो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हो, तो आपका एक्सपोज़र पहले ही हाई हो जाएगा कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए वर्क करोगे। तो आप सपोज़ मतलब आज यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कोई टेक्नोलॉजी ज़्यादा बूम कर रही है, आप उस पे वर्क कर रहे हो। 6 महीने बाद या 1 साल बाद आप यूएस की किसी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो या आप सिलिकॉन वैली की किसी कंपनी के लिए कर रहे हो, तो आप आपका मतलब एक्सपोज़र तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाई होगा, क्योंकि जो हम नॉर्मल जब भी हम जॉब करते हैं, तो वहाँ पे मान लो अगर आप एक हायर लेवल पे नहीं हो, सपोज़ आप लीड या मैनेजर वाले लेवल पे नहीं हो, तो अगर आपका क्लाइंट फ़ॉरेन का भी है, तो आपका डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत कम होता है। तो जिससे कि मतलब आपको एक्सपोज़र उतना ही मिलता है जितना आप कनेक्टेड रहते हो, और जो कि जब आप इन ऑफ़िस जाते हो तो वो बहुत ही कम हो जाता है। हो सकता है जब आप मैनेजरियल पोज़ीशन पे हो तो उनका कम्युनिकेशन डे टू डे डेली होता है, मतलब बाहर अगर आपका फ़ॉरेन क्लाइंट है, तो अगर आपका क्लाइंट यूएस का है तो वो फिर भी कम्युनिकेटेड रहते हैं, बट जो जूनियर लेवल पे होते हैं उनका इंटरेक्शन उतना हाई नहीं होता, तो उनका एक्सपोज़र अपने आप ही कम हो जाता है। ओके। और लर्निंग वाइज़ अगर हम लोग बात करें तो आप लोग रिमोट जॉब में नए-नए टूल्स पे काम करते हो, तो उससे आपका लर्निंग कर्व भी ज़्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल जॉब? हाँ, राइट। मतलब जब आप कहीं एक जगह काम करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए काम करते हो, सपोज़ आप अगर कोई इंडिया में कोई नॉर्मल जॉब कर रहे हो, आप 3 या 4 साल तक एक मतलब जनरल एक ट्रेंड यही होता है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 साल एक जगह वर्क करते हो, फिर आप उसके बाद एक स्विच करते हो। क कभी-कभी तो वो 2 3 या 4 साल, 5-6 साल भी हो जाते हैं कुछ लोगों के लिए। बट जब आप बाहर काम करोगे, आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो, 1 साल में, 1.5 साल में, 6 महीने में आपको चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंट टीम्स के साथ आप वर्क करोगे, डिफरेंट टूल्स पे करोगे, डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में वर्क करोगे। तो हाँ, मतलब लर्निंग कर्व थोड़ा हाई है, बट वही आपका मतलब गेन भी वही है कि मतलब आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा, आप सीखोगे ज़्यादा, आपको एक्सपोज़र ज़्यादा मिलेगा उस चीज़ की वज़ह से। और क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं तो टाइम ज़ोन का भी प्रॉब्लम होता है। तो नॉर्मली वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है रिमोट जॉब में कंपेयर टू नॉर्मल जॉब? मतलब ये टोटली डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। मतलब टच वुड, मतलब अगर 2.5 साल के मेरे रिमोट करियर में मुझे बहुत ही अच्छे क्लाइंट मिले हैं। मतलब जितने भी मेरे मैनेजर्स हैं, मेरे लीड्स रहे हैं, मतलब कभी भी मुझे वर्क लाइफ बैलेंस वाला कभी कोई एज़ सच कोई इश्यू नहीं आया। टाइम ज़ोन का मैं आपको बताऊँ तो ये डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसे ऑपरेट करता है। कुछ क्लाइंट प्रेफ़र करते हैं कि एक ओवरलैप टाइम होता है कि आप कितने टाइम जो क्लाइंट का वर्किंग टाइम है, उसके साथ ओवरलैप करोगे अपना वर्क टाइमिंग्स। अगर मान लो मैं किसी यूरोपियन कंट्री के साथ वर्क कर रहा हूँ, तो हमारा टाइम ज़ोन बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं है, 3 टू 4 आवर्स या 5 आवर्स का डिफरेंस रहता है। तो अगर मैं अपना नॉर्मल जो डे शिफ्ट होती है, मॉर्निंग 9 टू 5 जो बोलते हैं, 9 टू 5 या 9 टू 6 जो आप कर रहे हो, उसमें 3 या 4 घंटे का ओवरलैप आपका जनरली आ जाता है। बट अगर आपका क्लाइंट यूएस का है, तो उसमें आपको ओवरलैप के लिए थोड़ा नाइट में वर्क करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितने घंटे आपका क्लाइंट ओवरलैप चाह रहा है। अगर उसने बोला कि आप 3 से 4 घंटे ओवरलैप कर लो, तो आपको वो 3 या 4 घंटे जब आपका क्लाइंट ऑपरेटिव है, ज जो उनके वर्क टाइमिंग्स हैं उनकी कंट्री में, उस टाइम पे आपको वर्क करना पड़ेगा। बाकी जो आपके आवर्स रिमेनिंग होंगे उस डे के, वो आप फ्लेक्सिबली कभी भी कर सकते हो, या मतलब उससे पहले कर सकते हो या उसके बाद कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहीं-कहीं बहुत रेयर होता है कि मतलब ओवरलैप टाइम पूरे 8 आवर्स का होता है। जनरली मतलब वो 2 आवर्स, 3 आवर्स जिसमें आपको कम्युनिकेशन करना है, लाइव कम्युनिकेशन डायरेक्ट क्लाइंट के साथ, वो ही ओवरलैप टाइम दिया जाता है। ओके। और नॉर्मली ओवरलैप टाइम में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि बाकी के टाइम में हमको क्या काम करना है।
राइट, मतलब ओवरलैप टाइम्स में मोस्टली वही होता है कि आपकी सिंक अप कॉल्स हैं, आपकी स्क्रम कॉल्स जितनी भी होंगी, उसके अलावा आपकी कोई वन टू वन कॉल है किसी के साथ, आपको कोई केटी लेनी है, कुछ भी है, मतलब जो भी आपको आपको कम्युनिकेशंस या जितनी भी हमारी मीटिंग्स शेड्यूल होती हैं, वो उस ओवरलैप टाइम में होती है। अगर आपका कोई काम जनरल चैट से हो सकता है, मोस्टली लोग आजकल, अगर आप मैं कहूँ कि सबके पास जो जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं आपके कम्युनिकेशंस के, वो फ़ोन्स में भी अवेलेबल होते हैं। तो आप ऑफ आवर्स में भी थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सकते हो। ये मतलब जब आपका वर्किंग टाइम है या फिर उनका वर्किंग टाइम है, आपके ऑफ आवर्स हैं, तो आप थोड़ा बहुत चैट कभी 15 मिनट या 10 मिनट्स आपको कोई इन्फॉर्मेशन गैदर गैदर करनी है, तो आप कर सकते हो। वरना ओवरलैप टाइम्स पे आपका कम्युनिकेशन वाला वर्क ही ज़्यादा रहता है। ओके। और क्योंकि हम लोग को नॉर्मल जॉब में तो मूनलाइटिंग अलाउड नहीं होती है, लोग बोलते हैं मूनलाइटिंग नहीं करना चाहिए। क्या हम लोग हाँ। रिमोट जॉब के साथ मूनलाइटिंग कर सकते हैं? मतलब रिमोट जॉब इज़ मतलब ये सेम एक बिज़नेस की तरह है। अगर आपका आपकी बॉडी अलाउ करती है, बिकॉज़ 8 आवर्स का काम करना ही एक टायरिंग थिंग होती है। मतलब दो इंडिया में उतना नहीं होता है। इंडिया में हमें ऑफ़िस में ही 10 घंटे या 12 घंटे काम करने की आदत होती है। बट बाहर आपसे 8 घंटे है, तो आप 8 घंटे ही काम करोगे। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आपको कुछ अलग से फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट करना है या आपका कुछ पैशन प्रोजेक्ट है, तो वो आप कर सकते हो, आपको करना है तो। एज़ सच आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ मेंशन नहीं होता। बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि मतलब आपका कुछ सेम आप वर्क ना कर रहे हो या फिर आपकी कंपनी का कुछ भी ऐसा वर्क ना हो जो सिमिलर वे में आप कहीं और परफॉर्म कर सकते हो तो। सो आई थिंक एक वर्ड होता है बेनिफिट ऑफ समथिंग, कुछ बोलते हैं उसको, कि मतलब वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मतलब बाहर तो अगर आप यूट्यूब की वीडियोज़ भी बनाते हो, तो उसको भी एक अलग से स्ट्रीम के वे में देखा जाता है कि आप एक अलग से वर्क कर रहे हो। आप सेम अपना जो काम ऑफ़िस में करते हो, सिमिलर वर्क आप बाहर मत करो। अदर देन दैट सब कुछ अलाउड होता है। ओके। तो क्योंकि हम लोग ने ये सब मोस्टली बेनिफिट्स बात की है रिमोट जॉब पे, हम लोग थोड़ा भी कॉन्स पे आ जाते हैं। तो मनीष, राइट। मुझे एक बात बताओ, सपोज आप एक क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन था 6 मंथ्स, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और क्लाइंट बोल रहा है कि उसको हम लोग एक्सटेंड नहीं करेंगे, तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? आप फिर नया जॉब स्टार्ट करना चालू कर देते हो? एग्ज़ैक्टली, तो मतलब जो एडवांटेजेस हैं उसके ठीक अपोज़िट डिसएडवांटेज, मतलब जनरली लोगों को लगता है कि मतलब रिमोट जॉब करना ये तो बहुत आसान चीज़ है, या फिर ये तो बहुत ही मतलब मज़े वाले लोग हैं ये, कि मतलब पूरा दिन घर से काम करो और सैलरी भी इनको ज़्यादा मिलती है, डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मतलब आपको हमेशा एक आप सेल्स पर्सन की तरह बिहेव करना पड़ता है आपको, कि मतलब आप रेडी रहते हो कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने बाद एंड हो गया, तो आपको दोबारा हंट पे जाना पड़ेगा, आपको नए क्लाइंट्स ढूँढने पड़ेंगे, आपको फिर से फिट इन होना पड़ेगा नई टीम में। और ज़रूरी नहीं है कि मतलब मार्केट हमेशा अच्छा हो, आप सर्च करना स्टार्ट करो, आपके लेवल की या आपकी स्किल्स के हिसाब से ओपनिंग्स उस टाइम पे हो, तो कभी-कभी मतलब 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी लग जाते हैं नया क्लाइंट ढूँढने में। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब ये फ्रीलांसिंग की तरह ही है कि मतलब आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हंट करना पड़ता है। बट ये थोड़ा लॉन्ग टर्म हो जाता है। फ्रीलांसिंग में आपको स्मॉल प्रोजेक्ट मिलते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट वर्क में या फिर रिमोट जॉब में आपके ड्यूरेशंस थोड़े से बड़े रहते हैं। ओके, और फिर आपको पूरा प्रोसेस वापस रिपीट करना पड़ता है, जो प्रोफाइल एग्ज़ैक्टली। बनाना, रेज़्यूमे बनाना। हाँ, आपको हर 6 महीने, 1 साल में जब भी मतलब आपका एंड होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपको फिर से अपनी प्रोफाइल्स को अपडेट करना पड़ेगा, लास्ट जॉब में जो भी किया वो सब डालना पड़ेगा। फिर से आपको इंटरव्यूज़ क्लियर करने पड़ेंगे, मल्टीपल इंटरव्यूज़ आपके शेड्यूल होंगे, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ आप बात करोगे, डिस्कशन करोगे, फिर दोबारा मतलब आपका 1 महीने, 2 महीने का प्रोसीजर है, फिर आप दोबारा से इन होगे नए क्लाइंट के साथ वर्क करने के लिए। ओके। और क्योंकि नया-नया जॉब ढूँढते रहते हो, तो आप वही स्किल सेट के लिए जाते हो कि नहीं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेलेनियम पे काम किया होगा पहले प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी नया क्लाइंट है, उसको साइप्रेस पे रिक्वायरमेंट है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो कि आप उसके लिए अप्लाई नहीं करते हो? नहीं, मतलब रिमोट में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो आपको क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो और दूसरा क्या है, जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ वर्क करते हो, तो आप मल्टीपल टूल्स और मल्टीपल लैंग्वेजेज़ सीख लेते हो।
आपने उस टाइम पे नहीं किया होता है। सपोज़ आज मैं सेलेनियम पे वर्क कर रहा हूँ 6 महीने से या 8 महीने से और मेरा नया क्लाइंट साइप्रस के लिए डिमांड कर रहा है। तो अगर मुझे साइप्रस की बेसिक नॉलेज है तो मैं अपने स्किल्स को ब्रश अप करूँगा, चीज़ें देखूँगा और मैं साइप्रस के लिए अप्लाई कर दूँगा। अगर मैं किसी एक चीज़ से स्टिक ऑन रहूँगा कि नहीं मुझे जावा पे ही वर्क करना है या फिर नहीं मुझे बस सेलेनियम के साथ ही वर्क करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए कि ज़रूरी नहीं है कि उस टाइम पे कोई क्लाइंट अवेलेबल हो जिसकी रिक्वायरमेंट सेम हो। क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि रिमोट जॉब में नॉर्मली क्लाइंट पे भी डिपेंड करता है और इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। तो इसका रीज़न राइट। ये है क्या कि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है? मतलब आफ्टर कोविड तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी क्या है जितन जब जब से लोगों ने वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट किया है, अब वापस से लास्ट 1 ईयर से कंपनीज़ वापस बुला रही हैं। मतलब आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस स्टार्ट हो रहा है या हाइब्रिड मोड स्टार्ट है। तो बहुत सारे लोग इस ऑप्शंस को स्टार्ट करने लगे हैं कि हमें रिमोट जॉब करनी है, कि कहीं से रिमोट जॉब्स मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स मिल जाए। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी वर्क फ्रॉम ऑफिस वाले जॉब से कंपेयर करोगे तो कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। और दूसरा जब आप इंटरनेशनली वर्क कर रहे हो तो नॉट ओनली इंडिया, आप कम्पीट कर रहे होते हो दूसरी कंट्री के टैलेंट के साथ भी। जिसमें कभी-कभी एक इश्यू ये भी आता है कि मतलब अब इंडिया फिर भी एक प्रोग्रेसिंग कंट्रीज़ है, बहुत सारी कंट्री और भी हैं जो अभी उतना प्रोग्रेस नहीं कर पाई हैं, बट वहाँ पे भी टैलेंट है। तो वो आपसे लोअर कॉस्ट में उस सेम काम को करने के लिए रेडी होगा। तो आपको उन सब से भी कॉम्पीट करना पड़ेगा। तो उस टैलेंट के साथ भी आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे कम्पीट कर सकते हो, कैसे आप अपनी कॉस्ट को भी कंट्रोल करोगे और कैसे आप अपने पे रेट को एटलीस्ट उतना रखोगे कि आप सर्वाइव कर पाओ। तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी क्योंकि इंडिया में जो कॉम्पिटिशन होता है वो बिल्कुल आपके ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें होती हैं, कंडीशंस ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, सैलरी के स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। बट अगर मैं इंडिया में बैठा हूँ, कोई बंदा है जो मतलब अफ्रीका से वर्क कर रहा है या बांग्लादेश से वर्क कर रहा है, उनके करेंसी का रेट बहुत डिफरेंट है इंडिया से। उनके वहाँ की मिनिमम वेजेस बहुत डिफरेंट है इंडिया से, तो वो हो सकता है मेरे से लोवर पे वर्क कर पाए। बट सेम मुझे एडवांटेज है कि कोई अगर यूएस में है या कोई यूरोप में है, तो उनके वेजेस मेरे से वैसे ही बहुत हाई हैं, तो मुझे वहाँ एडवांटेज मिलेगा। तो कहीं एडवांटेज भी मिलता है, कहीं मुझे डिसएडवांटेज भी मिलता है, तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती हैं। ओके। और कहीं-कहीं ऐसा भी होता रहेगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट अगर यूएस का है, तो बोलेगा कि मुझे प्रेफर्ड कैंडिडेट यूएस के ही चाहिए, बाकी कंट्री के नहीं चाहिए। नहीं, आई थिंक जो भी रिमोटली हायर करते हैं उनका मेन जो एम होता है वो यही होता है कि वो अपने एटलीस्ट प्राइस को थोड़ा कट डाउन कर सकें। अगर सपोज़ मैं एक सिंपल सी हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अगर हम एक मेट्रो सिटी में रहते हैं और अगर हम मेट्रो सिटी में जो आपके एक तरह से जो एक्सपेंसेस है वो बहुत हाई होते हैं। तो हमें कुछ चीज़ अगर आउटसोर्स करनी पड़ती है जो जैसे जनरली जो फैक्ट्रीज़ लगती हैं या फिर जहाँ पे बहुत लेबर इंसेंटिव वर्क होता है, तो वो छोटी जगह पे जाके लगाते हैं ताकि मतलब उनको थोड़ा सस्ते में वर्कर्स मिल जाएँ। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज़ प्ले आउट करती है। कोई कंपनी यूएस में है, तो उसको हायर सैलरी देनी पड़ेगी कोई अगर यूएस में ही रहता है। बट बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे वेजेस उतने हाई नहीं है, तो वो वहाँ के कैंडिडेट्स को प्रेफरेबली लेगी ताकि उनको कुछ एडवांटेज मिल सके, दोनों के लिए एक विन-विन सिचुएशन हो। मुझे मेरी कंट्री के कंपैरेटिवली हाई वेजेस मिलेंगे, बट उनको उनकी कंट्री से कंपैरेटिवली एक लो लो वेजेस में रिसोर्स मिल जाएगा। ओके। और क्योंकि हम लोग अभी कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हैं और आपने बोला कि जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, हमको नया जॉब ढूँढना पड़ता है। तो नॉर्मली राइट। कितना टाइम लग जाता है एक दूसरा जॉब ढूँढने के लिए, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? वो बहुत सारी चीज़ों पे मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें डिपेंड करता है। अभी रिसेंटली तो मार्केट इतना खराब था कि मतलब मैं अगर अपने कुछ फ्रेंड्स के या फिर जो मेरे सेम टैलेंट नेटवर्क में लोग हैं जो जानते हैं उनके उनको 6 मंथ्स 8 मंथ्स भी लगे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट एक खत्म होने के बाद नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने में। कभी-कभी अब अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो मुझे 2 महीने लगे थे, मुझे 2 महीने बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, जब मेरा लास्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड हुआ था। कुछ लोगों को 1 महीने में मिल जाता है, 15 दिन में मिल जाता है, कुछ लोगों को 7-8 महीने में लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस स्किल्स पे वर्क करते हो और उस टाइम पे उस स्किल के लिए क्या डिमांड है मार्केट में। तो इस चीज़ों पे इन सब चीज़ों पे बहुत मतलब ये बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल लूँ तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होते हैं, उनकी ओपनिंग्स बहुत कम होती हैं। क्योंकि 50 लोगों की टीम को मैनेज करने वाले या प 50 लोग जो एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उनका प्रोजेक्ट मैनेजर एक ही होगा। तो उनको बहुत टाइम लगेगा कंपैरेटिवली एक डेवलपर है या एक क्यूए क्योंकि उनकी डिमांड्स मार्केट में कंपैरेटिवली हाई होती है।
तो स्किल्स पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आप किस स्किल पे वर्क कर रहे हो, आपकी और मार्केट में उस टाइम पे उस चीज़ की कितनी डिमांड है। ओके, कितने पोजीशंस ओपन है और आप वो टाइम पे जा रहे हो, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना एग्ज़ैक्टली, चांस है मिलने बिल्कुल, बिल्कुल। का। ओके। और नॉर्मली रिमोट जॉब में भी मतलब जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि एआई का इम्पैक्ट आ गया है नॉर्मल जॉब पे, तो आपको दिख रहा है क्या कि एआई का इम्पैक्ट रिमोट जॉब पे भी आ रहा है? मतलब एआई के लिए तो मेरा एक थोड़ा डिफरेंट टेक है। एआई में तो वो एक टेक्नोलॉजी है, आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी टाइम टू टाइम। मतलब आप ऐसा नहीं होगा कि एआई आपको रिप्लेस कर देगा, बट हाँ, अगर आप एआई को इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे अपने वर्क में, तो वो ज़रूर आप रिप्लेस हो जाओगे किसी ऐसे बंदे से, जिसको एआई आता है। तो वो ऑब्वियसली मतलब हर जगह ही थ्रेट है सबके लिए, तो उसके लिए तो मैं वही कहूँगा कि आपको मतलब एआई पे आप अपना एक एटलीस्ट बेसिक लेवल पे आप अपना सीखो। ये एक सिंपल चीज़ है, मतलब अगर आप आज साइकिल चलानी आती है आपको, कल गाड़ी आ गई मार्केट में, तो अगर आप कार चलाना नहीं सीखोगे तो साइकिल वाले को कोई जॉब नहीं देगा ना। हाँ, क्योंकि आपको कार चलानी नहीं आती, डिमांड ये है कि एटलीस्ट कार पे जाना है एक जगह से दूसरी जगह पे। साइकिल पे आप अगर जाओगे, आपको वहाँ पे जाने में ही 2 दिन लग रहे हैं और कोई कार पे कुछ आवर्स में चला जाता है, तो ऑब्वियसली जिसको कार चलानी आती है उसको उसको प्रेफ़रेंस मिलेगी। तो सिमिलर वे है, ऐसा नहीं है कि कार खुद ही चल के चली जाएगी। वो टाइम हाँ। मतलब मेबी कभी आ जाए, बट अभी नियर फ्यूचर में नहीं है। बट हाँ, आपको एडवांटेज मिलेगा अगर आपको एआई आती है तो। हम लोग एआई को ऐसा मेंटर यूज़ कर सकते हैं कि हमको अगर कुछ डाउट है तो हम उससे पूछ सकते हैं, हम एग्ज़ैक्टली। हमारा काम ईज़ी कर सकते हैं। हाँ, सिमिलर वे है जो हम ऑटोमेशन करते हैं। हम ऑटोमेशन क्यों करते हैं कि मतलब अपना टाइम और एफर्ट सेव कर सकें। तो ये उसका एक एडवांस लेवल है कि मतलब आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने में 1 दिन लगता था, ये कुछ मिनट्स में कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर बहुत हाई है उसपे, एआई के पीछे। तो अगर आप वो चीज़ें जल्दी कंप्यूट कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स, बेनिफिट्स जल्दी ले सकते हो, तो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज़ करने में मतलब अच्छी चीज़ है वो, तो हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है, रादर देन हम उस चीज़ से डरें। तो मनीष, आप कुछ फाइनल एडवाइस देना चाहोगे, मतलब कि आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं जो रिमोट जॉब के लिए जाने चाहिए और कौन से ऐसे लोग हैं जो नॉर्मल जॉब के लिए जाने चाहिए? मैं कहूँगा मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अभी स्टार्टिंग में जो फ्रेशर्स हैं वो बहुत ट्राई करते हैं कि हमें रिमोट जॉब्स मिल जाए, हाई पेइंग जॉब मिल जाए। तो मैं उनको एडवाइस करूँगा कि मतलब अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप जाओ कि मतलब एक नॉर्मल ऑफ़िस में जाओ, वहाँ पे जॉब करो, क्योंकि जब आप फ्रेशर होते हो तो आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ है। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप एक छोटी से छोटी चीज़ में भी आपको डाउट क्रिएट होगा और मतलब आप अपने काम में स्टक होंगे। तो उस टाइम पे आप रिमोटली ज़रूरी नहीं है कि आपका मतलब सबऑर्डिनेट है या कोई कलीग है जो अवेलेबल हो, और या फिर कम्युनिकेशन में भी एक बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जो चीज़ मैं अपने साथ में बैठे हुए किसी मतलब अपने कलीग से 2 मिनट में पूछ सकता हूँ, वही चीज़ अगर मैं रिमोटली स्क्रीन शेयर करूँगा, उसके साथ एक मीटिंग सेटअप करूँगा, पहले उससे मैं अपना एक टाइम लूँगा, उस चीज़ को करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप फ्रेशर हो, आपकी लर्निंग कर्व उस टाइम पे बिल्कुल स्टार्ट हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि मतलब फ्रेशर का मतलब है कि आप बस अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो। सपोज़ आप ऑटोमेशन में अपने काम स्टार्ट कर रहे हो, आपको करते हुए 3 या 4 साल भी हो गए हैं। तो अगर आप कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हो और आपका वो बहुत इनिशियल टाइम है, तो आप ऑफलाइन जॉब प्रेफ़र करो, क्योंकि वहाँ पे लर्निंग कर्व हाई है, तो उसको ईज़ी बनाना बहुत सही रहता है, जब आपके साथ में कोई एक सपोर्ट हो, आपके ऑफ़िस में बहुत सारे लोग हों। बट अगर आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि मतलब आपको एक वर्क असाइन होगा, आप उससे रिलेटेड 1 वीक या फिर 2 या 3 दिन काम कर सकते हो, फिर अपना वर्क डिलीवर करोगे, फिर नए वर्क पे काम करना स्टार्ट करोगे। अगर आप उस लेवल पे पहुँच गए हो, आप या फिर आप टीम मैनेज कर सकते हो, उस लेवल पे आप डेफ़िनेटली मतलब ट्राई कर सकते हो एक रिमोट जॉब के लिए। अगर आपको वो वाला एनवायरनमेंट आपको पसंद आता है या फिर आपको अच्छा लगता है कि मतलब घर से ही काम करना, अकेले में काम करना, बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको लोनलीनेस भी फ़ील होगी वो एक टाइम के बाद, क्योंकि आप लोगों से मिल नहीं रहे हो, लोगों के साथ बात नहीं कर पा रहे हो, बाहर नहीं जा पा रहे हो। बट अगर आपको उस टाइप के पर्सन हो, आपको अच्छा लगता है वो वाला माहौल, तो आप डेफ़िनेटली उसके लिए जा सकते हो रिमोट जॉब के लिए। मतलब दोनों के प्रोस एंड कॉन्स है, सिर्फ़ पैसे के लिए रिमोट जॉब के लिए जाना भी सही नहीं है।
नहीं, रिस्क बहुत हाई है। अगर आप स्टेबल हो तभी मैं कहूँगा कि मतलब रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर आप बहुत ही मतलब अपने लाइफ में या फिर पर्सनली उस पार्ट पे हो कि मतलब आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठा सकते, तो मैं कहूँगा थोड़ी-सी स्टेबल जॉब के लिए आप प्रेफ़रेंस दो। रिमोट जॉब में आपको नहीं पता कि मतलब 6 महीने बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, नहीं होगा। 1 साल बाद आप ज़रूरी नहीं है कि मतलब आपका क्लाइंट इवन पे कट्स भी होते हैं। आज आपका कोई क्लाइंट है जो आपको हायर रेट पे कर रहा है, बट ज़रूरी नहीं है कि जब आप 6 महीने बाद रिन्यू कराओगे तो आपको जनरली हमने क्या देखा कि मतलब आप 1 साल काम करोगे, 2 साल काम करोगे, आपकी पे हाइक हो जाएगी। बट रिमोट जॉब्स में ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं रहती। कभी-कभी आपको 6 महीने पे कट पे भी वर्क करना पड़ सकता है कि 10% 20% इनके रेट्स कम है, बट आपके पास कुछ करने को नहीं है, तो आप उस पे भी वर्क करते हो। तो थोड़ा लाइफ में और फाइनेंशियली अगर आप स्टेबल हो तो आप मतलब लुक ऑन कर सकते हो। उतना ईज़ी भी नहीं है, जितना लोग कहते हैं कि मतलब रिमोट जॉब करो एकदम लाइफ चेंज हो जाती है, ये है, वो है। बट हाँ, जब अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो, वो हार्ड वर्क कर रहे हो, वो पेन पॉइंट्स ले रहे हो, तो फिर उसका बेनिफिट भी है। वो डेफ़िनेटली मतलब अगर आप फाइनेंशियल वे में देखोगे तो मॉनेटरी थोड़ा-सा आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो आप नॉर्मल जॉब में करते हो तो। सो थैंक यू सो मच मनीष, आपने बहुत सारे इंसाइट्स दिए रिमोट जॉब के बारे में। होप इससे लोगों को हेल्प और लोग रिमोट जॉब के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं वो ये स्टेप्स फॉलो करके रिमोट जॉब में अप्लाई करें। राइट। सो थैंक यू सो मच मनीष, आपका टाइम देने के लिए पॉडकास्ट के लिए। वेलकम सिद्धार्थ, मतलब काफ़ी अच्छा लगा और अच्छा टाइम मतलब पता ही नहीं चला कब इतना टाइम निकल गया। और अच्छी बात है, लोगों को मतलब बहुत सारी क्लैरिटी नहीं होती है रिमोट के बारे में जनरली, और वो बहुत अग्रेसिव होते हैं जानने के लिए कैसे हमें रिमोट जॉब पे अप्लाई करना है। तो आई होप कि मतलब सबको आंसर्स मिल पाएँगे अपने क्वेश्चंस के। हाँ, एटलीस्ट मतलब जिनको भी रिमोट जॉब के लिए अप्लाई करना था, जिनको कुछ भी नहीं पता था, एटलीस्ट ये पॉडकास्ट से एक स्टार्टिंग स्टेप मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग खुद एग्ज़ैक्टली, आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच मनीष फॉर द पॉडकास्ट। या थैंक्स सिद्धार्थ, थैंक्स।